तो फ्रेंड्स आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 24 अक्टूबर के पेपर को, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। और ये होगा मेरा आज का सेट नंबर 40। तो इससे पहले मैं आपका 1 से लेकर 39 तक आपका सॉल्व करा चुका हूँ आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो जिनको नहीं पता या फिर जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए आज का सेशन को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना से टाइम वेस्ट के। तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। और ये वाला जो शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ये मुझे आप ही लोगों के द्वारा भेजे गए थे, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हालांकि गलत है, तो मैंने फिर भी उसको ले लिया है, मगर उसमें अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर से ट्राई करना, ठीक है। और जितने लोगों ने मुझे अभी तक ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर भेजा है मैं उसको भी आने वाले दिनों में कंप्लीट करा दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर मध्य 12 है, संख्याओं के एक अन्य समुच्चय का मध्य 15 है। यदि दोनों समुच्चयों का संयुक्त मध्य 12.5 है तो दोनों समूहों के आवृत्ति का अनुपात क्या होगा। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। बोल रहे हैं कि कोई आपका एक नंबर ऑफ सेट है जिसका मीन आपको दे रखा है 12, फिर कोई दूसरा नंबर ऑफ सेट है जिसका मीन आपको दे रखा है 15, और इन दोनों नंबर ऑफ सेट का मीन आपको दे रखा है 12.5। तो आपसे क्या पूछा, सिंपली दोनों समूहों का आवृत्ति का अनुपात क्या होगा। यानी दोनों जो नंबर ऑफ सेट होंगे उसका रेशियो पूछ रहा है, यानी किस रेशियो में नंबर होंगे दोनों सेट में उसका रेशियो आपसे पूछ रहा है। क्लियर। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप जैसा चाहते हो वैसा बना सकते थे। आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन का भी हेल्प लेके बहुत आप जल्दी बना सकते थे, या फिर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आप आसानी से एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो। ये मान लो नंबर ऑफ सेट 1 है और ये दूसरा सेट है, इसमें आपका कितना नंबर है आपको ये नहीं पता है, आपको केवल इतना पता है कि इसका समांतर मध्य 12 है और इसका समांतर मध्य 15 है, और जब दोनों को मिलाते हैं तो मध्य कितना हो गया, 12.5 हो गया। तो बस एलिगेशन लगा दो, यहाँ 2.5 हो जाएगा और 12.5 में से 12 जाएगा तो 0.5 हो गया, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 और 1 हो गया। यानी जो दोनों नंबर ऑफ सेट होंगे, यानी दोनों जो सेट में जो नंबर का रेशियो होगा वो 5 और 1 के अनुपात में होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, आसानी से बना सकते थे। यानी आपको पहला सेट में नंबर अगर 5 है और मध्य अगर आपका 12 है तो सम कितना हो जाएगा, 12 गुना 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या एक नंबर है, इसका मध्य कितना दे रखा है 15, यानी 15 गुना 1 तो 15 ही होगा। और टोटल कितने नंबर हो गए, 5 और 1 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 12 × 5 = 60 और 60 और 15 75, यानी 75/6 कितना होता है, 12.5 होता है। यानी ये आपका वेरीफाई हो गया, यानी आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए और मैं एक बार फिर से सभी लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा अब तक मैंने जितना कराया है, ठीक है। बस आप लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस जितना हो सके करो, ठीक है। डाटा बदलेंगे मगर कॉन्सेप्ट आपका नहीं बदलने वाला, इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला, 5 साल पहले जैमिनी और जतिन का वेतन का अनुपात 1 और 3 था। हर साल जैमिनी का वेतन में 300 और जतिन का वेतन 100 की वृद्धि होती है। यदि आज से 5 साल बाद उनका वेतन समान होता है तो जतिन और का वर्तमान वेतन कितना होगा। तो बताओ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले जैमिनी और जतिन का वेतन का आपको अनुपात दे रखा है 1 और 3। तो आप समझ सकते हो अगर आपका जैमिनी और जतिन, तो यहाँ पर देखो ये जैमिनी हो गया मान लो और ये आपका जतिन हो गया, इनका रेशियो दे रखा है 5 साल पहले का, यानी आप समझ सकते हो 1x/3x हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आज से 5 साल बाद उनका सैलरी 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आज से 5 साल बाद उनका सैलरी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन साथ में क्या दे रखा है, हर साल उनका सैलरी में इंक्रीमेंट भी हो रहा है। जैमिनी का 300 रुपये करके बढ़ रहा है और जतिन का 100 रुपये करके बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हो अगर जैमिनी का 300 रुपये करके बढ़ रहा है तो 5 साल पहले से बढ़ रहा है और 5 साल बाद तक उनका सैलरी इक्वल होगा। यानी आप कह सकते हो 5 साल 10 साल हो गया, और 10 साल अगर 300 रुपये करके बढ़ेगा जैमिनी का तो टोटल कितना बढ़ेगा, 3000 रुपये बढ़ेगा। वहीं अगर बात करेंगे जतिन का 100 रुपये करके बढ़ रहा है तो 10 साल में अगर 100 रुपये करके बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा। बस ये दोनों क्या बोला था, इक्वल हो जाएगा, यानी 1:1 का हो गया। आप इसको बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया, यानी आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, यानी दोनों का जो आपका सैलरी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, यानी 3x + 1000 हो गया।
तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। ये 3000 और 1000 है, 1000 है, ठीक है, माफ कीजिएगा 0 हो गया, 1000 है, तो मतलब ये क्या हो गया 2000 हो गया, और यहाँ से आपका क्या आ गया 2x आ गया, तो 2 का वैल्यू मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 1000 हो गया। अब ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि x का वैल्यू मेरा 1000 आया, आपसे प्रेजेंट पूछा था सैलरी किसका, जतिन का, तो जतिन का मतलब 3x, तो ध्यान दीजिएगा 3x यानी 3 गुना 1000, तो 3000 हो गया। अब आपको पता है ये 3000 5 साल पहले का है और उसका हर साल 100 रुपया बढ़ रहा है, यानी अभी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 500 रुपया और आप ऐड कर दो, यानी 3500 उसका प्रेजेंट में सैलरी होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को रेशियो की मदद से भी बहुत आसानी से बना सकते थे, केवल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। आपको पता है उनका रेशियो क्या था, 1 और 3 का अनुपात में, तो डिफरेंस कितना का दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है। उनके जो सैलरी जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 300 रुपये का और 100 रुपये का, यानी आप कह सकते हो यहाँ भी आपका 200 रुपये का मतलब डिफरेंस है। तो ये 10 साल तक में कितना डिफरेंस दिखेगा 2000 का, तो यही 2000 इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से आप ऐसे भी समझ सकते थे कि एक रेशियो का वैल्यू 1000 होगा, यानी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का 3000 रुपये, तो ये 5 साल पहले का होगा, तो 3000 और 100 रुपये करके बढ़ रहा 5 साल, यानी 3500 यहाँ से भी होगा। जैसा आप चाहो वैसा बना सकते होते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको ट्राई करो। अच्छा ये क्वेश्चन आपका गलत था, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आपका गलत था। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, एक आदमी अपने बेटे के बीच अपनी संपत्ति विभाजित करता है, जिसमें एक को आधा मिलता है, दूसरे को 1/3 मिलता है और तीसरे को 1/5 और चौथे को 1000 रुपये मिलता है। अब यहाँ पर गलत कैसे हो गया, देखो ये 4 लोगों में पैसे बांट रहा है आदमी, पहले को आधा मिलता है यानी 1/2, दूसरे को 1/3 मिल रहा है 1/3 और तीसरे को 1/5 भाग मिल रहा है, और बचे जो पैसे होते हैं वो आपका चौथे बेटे को मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था आदमी का कुल संपत्ति बताओ कितना होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो 2 3 5 यानी एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, 30 मतलब यहाँ पर क्या हो गया 15, यहाँ पर आपका 10 और यहाँ पर आपका 6, तो ये देखो ना कितना आ गया 31/30 आ गया। यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, यानी ये जितना था आपका 1/2 1/3 1/5, ये तो आपका जितना उसका संपत्ति तो उससे कई ज़्यादा आपका पैसा हो जा रहा है, यानी ये 30 से तो कम होना चाहिए, जबकि 30 से ज़्यादा हो चुका है। अभी एक बेटा इसका और बचा हुआ है यहाँ पर, यानी गलत है क्वेश्चन। बात समझ रहे हो, यहाँ पर आपका 30 से ज़्यादा हो गया, तो बस ये गलत है क्वेश्चन। अगर रिमेनिंग से भी हम लोग अगर देखेंगे क्वेश्चन को तो भी गलत हो जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, यहाँ पर बोला 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2 4 6 से द्वारा विभाज्य है, यानी 1000 से बड़ा होना चाहिए नंबर और साथ में आपका सबसे छोटा क्यूब होना चाहिए जो कि 2 और 4 6 से डिवाइड हो जाता हो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो सबसे छोटा का बात कर रहा तो 1728, ये क्या है 12 का क्यूब है, ध्यान दीजिएगा 12 का क्यूब है, तो ये 12 का क्यूब भी हो गया और 1000 से बड़ा भी नंबर है, यानी अगर आप चेक करोगे तो ये 2 4 6 ये तीनों से डिवाइडेड है, तो बस आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है, ये तो आप जानते हो इसका आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या, 2 से तो नंबर ये आसानी से दिख रहा है, आपका इवन नंबर है तो 2 से कटेगा कटेगा। 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है चेक करने का, लास्ट का 2 डिजिट को हम लोग चेक करते हैं 4 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो 28 4 से डिवाइड होता है, और 6 से हम लोग कैसे चेक करते हैं 3 और 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, तो 2 से तो ये कट ही रहा है, 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं सभी संख्याओं का सम करके देखते हैं कि 3 का टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 8 7 15 2 17 1 18, यानी ये आपका 6 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वन, इसको देखो यहाँ पर क्या बोला है, निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा, यानी इनमें से बोला है कि इनमें से किसका स्क्वायर रूट, मतलब इनमें से कौन सा एक नंबर का स्क्वायर रूट एक आपका इरेशनल नंबर है, ये आपको बताना है, इरेशनल नंबर है। तो देख लो कौन सा यहाँ पर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वही आपका इरेशनल नंबर होगा। तो ये देखो 2704, ये तो 52 का स्क्वायर रूट है। 2304 किसका स्क्वायर रूट है बताओ, 25 का तो 2548 का स्क्वायर रूट है ये, और ये 1764 तो आप जान रहे हो ये आपका 42 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 32 64 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता। क्लियर, तो ये आपका एक इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन आपका डीआई का है, ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन का आपको मैंने थोड़ा सा ये घुमा दिया उल्टा, ठीक है, थोड़ा आप लोग इसको मोबाइल स्क्रीन को उल्टा हल्का कर लेना डेटा को देखने के लिए। पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या बोला था, नॉर्मल सा क्या बोला था कि एक महल में निजी संग्रहालय बना हुआ है, निम्नलिखित तालिका वहाँ के एक हफ्ते में आने वाले अंगतुकों की संख्या को दर्शाती है,
यदि वे प्रति प्रवेश 100 रुपये चार्ज करते हैं तो दिए गए सप्ताह में उनकी कुल आय कितनी होगी। समझ गए। यानी कोई म्यूजियम है, सोमवार को 30 लोग आ रहे हैं, मंगलवार को 30 लोग आ रहे हैं, 40 लोग, 30 लोग, 40, 55, 45, तो टोटल का पूछ रहा है कितना अमाउंट आपका जनरेट होगा। यानी और एक जन का प्रवेश का चार्ज कितना है, 100 रुपये है। तो बस सबको जोड़ के 100 से गुना कर दो। तो यहाँ 30 और 30 60, 100, 130, 170, 170 यहाँ हो गया, 55 और 45 यानी 100 हो गया, यानी 27 हो गया, यानी 270, 270 को 100 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। यानी 27,000 रुपये पूरे उसमें मिलेंगे, पूरा टिकट का जो भी पैसा होगा। ठीक है, नॉर्मल सा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, 12 सदस्यों का एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों का एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत 9.2 था तो n की मान ज्ञात कीजिए। बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर भी आप सिंपली एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। 12 सदस्यों का एक समूह का औसत स्कोर कितना, 8 है। n सदस्यों का औसत स्कोर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। और संयुक्त का कितना दे रखा है, टोटल का 9.2 दे रखा है। तो बस एलिगेशन लगा, तो 10 से 9.2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। और 9.2 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1.2 हो जाएगा। यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से काटेंगे 2 बार में और 3 बार में। यानी आपका जो आदमी का रेशियो होगा दोनों आपके ग्रुप में, वो 2 और 3 के अनुपात में होगा। 2 और 3 के अनुपात में ग्रुप में आपके आदमी होंगे। क्वेश्चन में पहले से बोल रखा था कि 12 सदस्यों का एक समूह का औसत स्कोर 8 था। यानी ये जो 8 वाले जो ग्रुप में टोटल आदमी कितने, 12 आदमी है। तो मैं कह सकता हूँ 2 का वैल्यू कितना होगा, 12 के बराबर होगा। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो आपको 3 का वैल्यू बताना था, यानी 18 हो जाएगा। यानी n का वैल्यू क्या आ गया, 18। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट से देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर बढ़ाता है प्रति घंटा से। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर के दूर पर है समय से पहुँचती है। तो ट्रेन का वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। यानी क्या पूछा है आपसे, ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड पूछा है। तो बताओ, गोल्डन सा फॉर्मूला है, जब भी अगर आपके पास दो दो स्पीड आपके पास है, साथ में आपके पास टाइम डिफरेंस है, तो डायरेक्ट आप आसानी से निकाल सकते हो स्पीड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको स्पीड निकालना है, ओरिजिनल स्पीड। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास x स्पीड का ट्रेन का गति चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा रहा है, यानी x+4 हो गया। दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो कितना आपको टाइम का डिफरेंस, देखो टाइम का डिफरेंस तो कितना का, जब वो अपना स्पीड बढ़ा रहा है तो 6 मिनट देरी से चलने वाला ट्रेन समय पर पहुंच रहा है। यानी टाइम का डिफरेंस कितना है, 6 मिनट का है। तो 6 मिनट है तो घंटा में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरा डिस्टेंस भी आपको पता है कि 36 किलोमीटर का दूर डिस्टेंस है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। आप इसको ऐसे बना सकते थे या तो फिर ऑप्शन से भी पकड़ सकते थे, अब आपकी जैसी मर्जी है। तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, 6 से काटोगे ये 10 बार में कट जाएगा। ये सब आधा से ज़्यादा तो माइंड में ही आपको सॉल्व होना चाहिए कैलकुलेशन सब। तो यहाँ पर देखो ये 10 आ गया, 4 आ गया, यानी कितना आ गया, 40 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ यानी x² + 4x और यहाँ पर 40 मतलब आपका 4, 36 चौके 144। यानी आपका ये क्या हो गया, ये आपका इधर अगर मैं लेके आ जाऊँ तो माइनस में हो जाएगा, यानी 44, 144, 40 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब यहाँ से आप एक्स का वैल्यू नहीं निकाल लोगे आसानी से, ऑप्शन भी आपके पास है। तो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वैल्यू आपका 40 होगा और एक वैल्यू 36 होगा, क्योंकि 40 वाला वैल्यू आपका पॉजिटिव में होकर नेगेटिव में हो जाएगा और जो नेगेटिव वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 को गुना करके देखोगे 4 से तो आपका आ जाएगा 1440। क्लियर। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट रहेगी तो आप कुछ चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, ये भी आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। बोला है निम्नलिखित पाई चार्ट कंपनी XYZ द्वारा बिक्री की गई खेल सामग्रियों की जानकारी दर्शाता है। कंपनी का वर्ष 2016 का कुल राजस्व इतना था। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, कंपनी द्वारा किस खेल सामग्री से प्राप्त राजस्व सबसे कम था। तो ये देखो ये आपका पाई चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको दिख भी रहा होगा 30%, 25%। क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछा है कि कंपनी द्वारा किस खेल सामग्री से प्राप्त राजस्व सबसे कम था। तो सबसे कम जिसका परसेंटेज होगा उसी का सबसे कम राजस्व प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर 5%, 5% क्या है, टेनिस किट है। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेनिस खेल सामग्री सबसे कम आपका बिक्री हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।
डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं बनते, नॉर्मल नॉर्मल बनते हैं। अभी जो आप देखोगे एसएससी में थोड़ा 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 आपका अच्छे लेवल के बनते हैं, तो उतना कर लोगे तो मोर देन इनफ है आपके लिए। पेपर में जितना भी जिस भी तरीका से डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा आप आसानी से बना सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, रितु को एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करनी है। उसने 20% समय तक आवश्यक औसत गति का 80% से यात्रा की। शेष 80% समय तक उसे आवश्यक औसत गति के %% से यात्रा करनी होगी। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा, क्वेश्चन में नॉर्मली क्या बोला, कोई ऋतु है, उसको एक निश्चित टाइम में, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम में इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम में इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मगर वो क्या करती है, क्या कि 20% समय, ठीक है, अपना समय का 20% अपना औसत गति का वो 80% से यात्रा करती है। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर मैं इसको एग्जाम्पल से ही आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या बोला, ऋतु को एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करनी है। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि ऋतु का जो स्पीड है वो 100 का स्पीड है, ठीक है, 100 का स्पीड है, और टाइम भी उसको 100 घंटे लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको टाइम अगर 100 घंटे लगेंगे और स्पीड 100 का है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यहाँ तो सभी लोगों को क्लियर होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि उसने 20% समय तक, यानी 20% समय तक, यानी मैं कह सकता हूँ ये जो टाइम आपका 100 है उसका 20% यानी 20 हो जाएगा। औसत गति के 80% से यात्रा की, यानी अपना स्पीड का 80%, यानी 80% मतलब 80 से आपका ट्रैवल की है। ये 20 घंटा और 80 का स्पीड से ट्रैवल करेगी, तो कितना ट्रैवल कर पाएगी, 8 2 16, यानी 1600 ट्रैवल कर पाएगी। बात समझ गए। जो कि डिस्टेंस आपका कितना था, 10,000 था कि नहीं था, था। अब आपका आगे क्या बोला है, आगे नॉर्मली इतना सा बस बोला है आपको कि शेष 80% समय तक उसे आवश्यक औसत गति की %% से यात्रा करनी होगी। तो अब आपसे पूछा है कि जो उसका बचे हुए समय है, अब उसको किस स्पीड से उसको ट्रैवल करना जिससे आपका वो पर्टिकुलर समय में पहुंच जाए। तो आपको पता है अगर वो 20 घंटा तक अगर वो आपका ट्रैवल कर चुके हैं, तो अब बचा उसके पास कितना, 80 का बचा, यानी 80 घंटा उसके पास बचा। और डिस्टेंस कितना बच गया, तो देखो 10,000 था उसका डिस्टेंस, अब 1600 वो डिस्टेंस कवर कर चुकी है, यानी बचा कितना उसके पास, 8400। तो बस आप यहाँ से नहीं निकाल लोगे स्पीड, आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 8400 बटा 80। बात समझो। तो यहाँ से स्पीड मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 8 से काटेंगे, 4 से काट लो, या फिर जैसे भी काट लो, 210 हो गया यहाँ पास, और फिर 2 से काटेंगे 105, यानी 105 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से आपका आ गया। तो वही तो पूछा था, उसके आवश्यक औसत गति का %% से यात्रा करनी होगी। यानी हम लोगों ने क्या माना था, 100 माना था उसका औसत गति, तो औसत गति का 105% से अगर वो ट्रेवल करेगी तभी वो आपका पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच पाएगी। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। आप इसको बहुत आसानी से चीज़ों को समझ के बना सकते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, इसको ट्राई करो। दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनके गुणनफल 96 प्राप्त होता है, तो इन दोनों संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से बताइए। दो संख्याओं का विभाजन से, यानी मान लो x को जब y से आप डिवाइड करते हो तो आपको मिल रहा है 6, साथ में उन्हीं दो नंबर का x इंटू वाई का गुणनफल से आपको मिल रहा है 96। ये 96 है ना, 96 है। तो आपसे इन दोनों संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल पूछा। तो बताओ ये x का y का प्रोडक्ट अगर 96 है और यहाँ पर x बाई वाई अगर 6 है, तो आपके दिमाग में वैल्यू क्लिक नहीं हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं x का जगह 24 रख दूं और y का जगह अगर मैं यहाँ पर 4 रख दूं, तो ये मेरा नहीं हो जाएगा। 24 को 4 से भाग देंगे तो 6 बच रहा है, 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96 बच रहा है। तो आप इसको जैसा भी चाहो वैसा बना सकते थे। आपके पास दोनों चीज़ आपके पास ही है। आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते थे, नॉर्मली x और y को अगर करने से अगर 6 हो रहा है तो इसका मतलब, और यहाँ पर एक्स वाई का अगर 96 है, तो आप इसके यहाँ पर समझ सकते हैं एक्स वाई का रेशियो मेरा क्या आ रहा है, 6 और 7 का रेशियो में आ रहा है। 6 और 7 का रेशियो में आ रहा है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पास 6x² इक्वल टू 96, ऐसे भी आप कर सकते थे। तो x का वैल्यू क्या आता, 4, यानी 6 इंटू एक्स, 6x हो गया और ये x हो गया, यानी 24 और 4 ऐसे भी आता। जैसा चाहो वैसा बना सकते थे। तो आपको वैल्यू पता चल गया, एक 24 होगा और एक 4 होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, संख्याओं का योग यानी 24 और 4 28 हो गया, और अंतर यानी 24 में से आपका 4 जाएगा तो क्या होगा, 20 होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी 560। चलो इसको देखो यहाँ पर क्या, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका
हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने भी डाटा देके मैंने इसको ले लिया था, बट ये क्वेश्चन आपका साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आज आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो मुझे इसका आंसर आप लोग बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो आप उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, तो कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ पर देखो, इसमें सॉल्व करने का तरीका होता है, अगर आप चीज़ों को जल्दी से समझ के करते हो तो आसानी से कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पर देखो, ये 25 पॉइंट्स को अभी हटा दो थोड़ा देर के लिए, पॉइंट को हटा दो। अगर मैं दोनों जगह, क्योंकि ये 155 का गुना 155 से करोगे, देखो यूनिट डिजिट का भी हेल्प ले सकते हो, मगर यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट में सबका 444 है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 25 से दोनों जगह भाग दे रहा हूँ, तो दोनों जगह मुझे 25 से भाग देना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, 25 से मैं क्यों भाग दे रहा हूँ, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, यानी इसमें 25 से भाग, और यहाँ भी 5 से, और यहाँ भी 5 से, यानी यहाँ भी 25 से मुझे भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ जब 5 से भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 3.1 इंटू 3.1। ये चीज़ मैं केवल आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ, ताकि आपका कैलकुलेशन खुद ही आपके सामने ईजी बन जाएगा। तो देखो 31 का तो स्क्वायर आप जानते हो कि नहीं जानते हो, 961 होता है, यानी 9.61 हो गया। और ये 0.5 का क्या हो जाएगा, यानी 0.25। ये 0.25 को लेस कर दो, यानी 11 से 5 जाएगा 6, और यहाँ से आपका 5 से 2 जाएगा 3, और ये आपका 9.36। बताओ इसमें आपका समय लगा, ये चीज़ आपके माइंड में ही आपका होना चाहिए, ठीक है, कॉपी पे ऐसे मत करना। 9.36 आ गया। आपको पता है हम लोगों ने क्या किया था, 25 से डिवाइड किया था, तो अब 25 से अब आपको मल्टीप्लाई भी करना बनता है आपका फ़र्ज। तो अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आसानी से। मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल, देखो तरीका मैं बता सकता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो चीज़ों को आसान। अगर मैं ये 25 था ना, अगर मैं एक में 4 से गुना करूँ और एक में 4 से भाग दूँ तो मेरा चल जाएगा काम। अगर मैं यहाँ 4 से गुना करता हूँ तो यहाँ मुझे 4 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना बार में कट जाएगा, 4 2 8 और 4 3 12 और 1 4, यानी 234। अब तो ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। समझ आया? तो ये सब जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा फिलहाल। चलिए, वरना सोचो 155 को आप मल्टीप्लाई करते फिर इसे करते, जैसा भी आप करो, मगर बस चीज़ें जल्दी जल्दी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला है, धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्ष के संक्षेप एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वाले प्रतिशत हर साल 10% के गिर रहा है। यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या 8,778 है, तो 3 साल पहले की औसत, मतलब 3 साल पहले की संख्या कितनी थी? तो देखो 10% गिर रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, यानी हर 10 में एक आपका गिर रहा है हर साल। हर 10 लोगों में एक आपका आदमी कम हो जा रहा है हर साल। यानी मैं कह सकता हूं, अगर ये 3 साल तक की बात कर रहा है, तो 3 साल में 1/, मतलब 10 से 1 कम होकर कितना हो गया, 9 हो जाएगा। तो ये आपका 3 साल का अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा 729 और नीचे मेरा 1,000, यानी मेरा जो शुरू में आदमी था वो 1,000 था, और 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो यही तो आपको वैल्यू दे रखा है, कितना, 8,748 दे रखा है। तो आप 1,000 का वैल्यू नहीं निकाल लोगे। अब आप यहाँ पर देखोगे 729 कितने बार में ये कट रहा है, ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट का हेल्प लोगे तो खुद पता चल जाएगा, 12 बार में कट रहा है, यानी 12 गुना आपका ज़्यादा है। तो ये अगर 12 गुना ज़्यादा है तो नीचे भी 12 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी पहले आपका कितने लोग थे, 12,000 थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर आपसे पूछा गया था cos 3x आपको दे रखा था, ठीक है, cos 3x = 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। आपसे सेक 135 डिग्री का वैल्यू पूछा था। तो देखो ये कुछ नहीं है, ये केवल आपको थोड़ा चमकाने के लिए इस तरीके से दे रखा था। ये तो फॉर्मूला है आपका cos 3x का, cos 3x का फॉर्मूला है आपका, आप जानते होंगे sin 3x का ही फॉर्मूला होता है। तो ये बस फॉर्मूला आपको दे रखा है, जिससे आपको पता चल रहा है कि ये जो क्वाड्रेंट आपका कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है, ये आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा है, बात बाकी और कुछ इसका काम नहीं है। तो यहाँ पर देखो सेक 135 डिग्री का वैल्यू आप आसानी से बता सकते हो, ये तो आप आसानी से जानते होंगे। सेक 135 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 90 + 45 करेंगे। 90 + 45 यानी आपका कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कौन सा, साइन और कॉसेक आपका पॉजिटिव में होता है। तो देखो ये सेक है, तो सेक आपका कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यानी माइनस लगेगा ही लगेगा। और 90 पे वैल्यू चेंज करता है, यानी सेक से क्या होता है, कॉसेक होता है, यानी माइनस कॉसेक 45 डिग्री। तो ये आप निकालना जानते तो इसका फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ता। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर क्या बोला है, यदि
यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है तो 1500 रुपये बचाता है, और 1500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। यानी 100 रुपये अगर वो कमा रहा है जिसमें 50 भोजन पर 20 किराए पर, तो बच कितना रहा, 30 रुपये बचेगा। अब यही 30 आपका 1500 के बराबर है, तो उसका आपसे मंथली इनकम पूछा है। तो मंथली इनकम कैसे करोगे, 30 से भाग दे दो तो आपको पता चल गया यहाँ से कितना, 50। यानी एक मतलब मेरा एक रेशियो का वैल्यू 50 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसको देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 17.5% के लाभ सहित पूरन ने एक जोड़ी जूते 2632 रुपये में बेच दिए, तो जूते का लागत मूल्य कितना था, बताओ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 17.5% का प्रॉफिट, यानी 17.5% का प्रॉफिट, यानी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 7/40 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा कॉस्ट प्राइस 40 रहा है, तो उसमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 7 रेशियो का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 40 में अगर 7 का प्रॉफिट है तो मतलब सेलिंग प्राइस 47 का रहा है। अब यही 47 किसके बराबर होगा, 2632 रुपये के बराबर होगा। आपसे पूछा था जूते का लागत मूल्य, यानी 40 रेशियो का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 47 रेशियो का वैल्यू अगर मेरा 2632 है, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व कर लो। यहाँ पर यूनिट डिजिट का हेल्प अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बार में जाएगा, 47 पचे यानी 56 बार में कट जाएगा। यानी एक रेशियो का वैल्यू 56, तो 40 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे 40 से। यानी 56 का डबल 112, 112 का डबल 224, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट वन, इसको देखो। अब देखो ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मगर आप लोग इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है। और साथ में मैं एक चीज़ और बोलूँगा आप लोगों को कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन करो, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में वहाँ पर मैथ के क्विज रखूँगा, ठीक है। तो जितने भी अगर मेरे पास यूट्यूब में भी मैं देते रहता हूँ, तो यूट्यूब पे तो बहुत कम ही दूंगा, ज़्यादातर आपका टेलीग्राम पे वहाँ पर मैं आसानी से दे सकता हूँ। वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन अगर जो मैं क्विज दूंगा उसका सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, या फिर कोई दे भी देता है। तो ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करो, जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे मैं वहाँ पर आपको पोस्ट करता रहूँगा, ठीक है। तो मैं आपको सारा लिंक आपको फिलहाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जरूर से ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखो अब क्या बोल रहा है यहाँ पास आपका, बोला राम सीता से कहता है, मैं जब तुम्हारी वर्तमान आयु का था, अभी मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की दोगुनी है, उनकी आयु का योग 63 वर्ष है, तो दोनों का आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम सीता से कहता है, तो ये हो गया राम और ये हो गया सीता। राम कह रहा है, क्या कह रहा, मैं जब तुम्हारी वर्तमान आयु का था, यानी वो उसका जब प्रेजेंट एज का था। जाहिर सी बात है, इससे आपको क्या बात पता चलता है कि राम आपका सीता से बड़ा है, तभी तो वो उसका बोल रहा है कि जब मैं तुम्हारा उम्र का था। तो राम आपका जब आपका सीता का उम्र का था, तो जाहिर सी बात है जब भी आपका राम अगर सीता का एज का होगा तो सीता भी आपका उससे छोटी रही होगी, क्योंकि एज का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, यानी जब राम जब सीता का एज का था। क्लियर, आगे क्या बोला फिर, अभी मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की दोगुनी है, यानी ये वाला लाइन यहाँ से कट गया। फिर दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की दोगुनी है, यानी ये भी लाइन आपका राम ही कह रहा है। ये वाला लाइन भी आपका राम ही कह रहा है, क्या बोल रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की दोगुनी है, यानी राम का जो अभी प्रेजेंट में एज है वो सीता का तब का डबल है। बात समझ रहे, यानी सीता का कुछ ना कुछ तो एज रहा होगा। जब राम आपका सीता का एज का था तो सीता भी कुछ ना कुछ एज की रही होगी। तो वही बोल रहा है कि राम की जो मेरा अभी अभी का जो प्रेजेंट एज है वो तुम्हारा तब का डबल है मेरा। बात समझ गए, तो वही पूछ रहा है आपसे दोनों का एज बताओ क्या होगा। तो बताओ, तो इस क्वेश्चन को आप जैसा चाहते हो वैसा बना सकते थे। अगर आप क्वेश्चन को समझ चुके हो तो आप यहाँ पर ऑप्शन का मदद से भी बना सकते हो। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखोगे दोनों का एज आपका 63 है, तो पहला ऑप्शन देखो 31 और 23, यानी ये तो कभी होगा ही नहीं। दोनों को जोड़ के देख लो, ये तो कभी आपका होने से रहा नहीं। अब यहाँ पर 45, 18, 36, 27 और 21, 22, यानी ये तीनों हो सकता है, क्योंकि तीनों का आपका सम क्या है 63 है। अगर ऑप्शन से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पता है ये राम हो गया, ये सीता हो गया। मैं बता दे रहा हूँ, ये 45 है, ये 18 है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो बोला गया था आप समझना। राम और सीता के बीच में डिफरेंस कितना का दिख रहा है एज का। अगर मैं ये ऑप्शन को अगर सही मानता हूं तो डिफरेंस कितना का दिख रहा है, 27 का डिफरेंस दिख रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, राम की सीता का जब वो एज का था, तो इसका मतलब राम जब 18 साल का रहा होगा। तो आप मुझे बताओ, सीता का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय।
क्वेश्चन में आपको बोला क्या था कि राम जब सीता का एज का था, तो इससे आपको पता चल रहा है जब दोनों के एज के डिफरेंस में अगर आपका 27 साल का है, तो जब राम 18 साल का रहा होगा तो सीता का तो जन्म ही नहीं हुआ होगा। यानी ये तो ऐसे ही खत्म हो गया ऑप्शन, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। दूसरा ऑप्शन देखो 36 27, कितना का डिफरेंस दिख रहा है आपको? 9 साल का डिफरेंस दिख रहा है। यानी जब राम अगर आपका 27 साल का रहा होगा तो सीता 9 साल छोटी रही होगी, यानी 18 की रही होगी, 18 की रही होगी। तो यहाँ पर देखो दोनों डबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी राम का प्रेजेंट एज और उसका 18 साल डबल है कि नहीं? यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये चेक आप बहुत आसानी से कर सकते थे। अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन से तो हर क्वेश्चन ही सॉल्व होता है। इक्वेशन मैं बता चुका हूँ कि जिसको अगर इक्वेशन ड्रॉ करने आ गया, और जितना भी हाई से हाई लेवल क्वेश्चन क्यों ना बन जाए एज का, वो आराम से बना सकता है। और मैं आपको इक्वेशन भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है? एज वाली मेरे वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन बनाने की बात करेंगे तो देखो ये राम हो गया, ये सीता हो गया, दोनों का एज मैं आर और एस मान ले रहा हूँ। दोनों के बीच में एज का डिफरेंस कितना है? आर माइनस एस का डिफरेंस है। अब जैसा क्वेश्चन बोला बस मैं वैसा कर रहा हूँ। राम का प्रेजेंट एज, सीता का तब का एज, यानी सीता का अभी तो एज एस है, तो माइनस कर देंगे आर माइनस एस से। समझना मेरी बात को, ठीक है? तब का 2 टाइम्स है, यानी 2 टाइम्स मतलब इसको दोगुना करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन दिया तो दोनों को बराबर करेंगे। अब बस सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्या हो गया? 2s आ गया, और यहाँ पर क्या 2s है, और यहाँ पर 2r, और ये आपका माइनस माइनस प्लस, यानी 2s कितना हो गया? 4s हो गया। माइनस 2r यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3r हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया r और s का बीच में क्या रेशियो निकल के आ गया? 4 और 3 का अनुपात निकल के आ गया। अब आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शन नंबर 3 में ही 4 और 3 का अनुपात में है, यानी आंसर ऑप्शन 3। तो जैसा चाहते वैसा बना सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इतना दिया गया है, तो संकलित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। यानी आपसे पूछा बहुलक मतलब मोड, तो जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लो यहाँ पर कौन कितना बार है। 8 को चेक करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 8 आपका 3 टाइम्स है। 10 आपका कितना बार है? 1 बार ही है, 1 बार ही है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। 6 कितना बार है? 1 बार, 1 बार, 2 बार, 2 बार, ये भी आपका 6 भी 2 बार दिख रहा। 7 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, बहुलक, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला? 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चल रही रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखो ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना तो यकीन मानो जल्द से जल्द सॉल्व करने लगो, एकदम पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। जल्दी पेन चलाओ, दिमाग चलाओ, जो भी चलाओ जल्दी चलाओ। 78 किलोमीटर है, मतलब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस बाई टाइम। ये मेरा प्लेटफॉर्म का लंबाई हो गया 7, सॉरी ट्रेन का लंबाई, और प्लेटफॉर्म का लंबाई x मान लेते हैं, जो कि 27 सेकंड में पार कर रहा है। सॉल्व करो। 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 3 बार में, और कुछ कट रहा है 39 बार में काट दो। 39 इंटू 5 कितना होता है? 195 होता है। 3 वहाँ से गुना कर देंगे, 5 3 15, 28, 3 2 5, यानी 585 में से 455 जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 यहाँ बच जाएगा आपका 45 और 15 मतलब 45, एक सेकंड, 585 माइनस 455 है, तो 8 से 5 से 5 जाएगा, 8 से 5 जाएगा 3, 130 हो जाएगा। यानी x का लंबाई 130 मीटर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब एक क्वेश्चन आपसे ये दिया गया था, यहाँ पर देखो ये दे रखा है और आपसे इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हो अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आता है? 3 आता है। अगर मैं बोलूँगा कि यही 6 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरा क्या आएगा? 2 आएगा। यानी उल्टा आएगा कि नहीं आएगा? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँगा तो 2 आएगा। यानी आप यहाँ पर भी देखो 1131 को 39 से डिवाइड करने से 29 आ रहा। अब पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 1131 को अगर मैं 29 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 39 ही आएगा। ये समझने वाली बात है। यहाँ पर केवल आपको पॉइंट देके कंफ्यूज किया गया है। अब देखो पॉइंट के बाद डबल डिजिट है और बाई में पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो डिजिट डिजिट खत्म होगा तो नीचे में क्या होगा? पॉइंट के बाद डबल डिजिट अभी भी बचे रहेगा। जब पॉइंट का डबल डिजिट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो और लग जाएगा। आंसर 2। चलिए ये किसका स्क्वायर रूट है ये बताना, सिंपल सा। वर्गमूल किसका है? तो 2601, यानी 2500 का तो 50 होता है, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर क्या पूछा? निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? अब देखो ये क्वेश्चन, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। अभी यकीन मानिए मुझे किसी ने डीएमआरसी का पेपर भेजा था, अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, आज कल परसों में, शायद कुछ दिन पहले मुझे भेजा था। डीएमआरसी का मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, मैथ का बहुत अच्छा पेपर का लेवल था, जो कि आप लोग जानते हैं दिल्ली मेट्रो का, रेलवे का ही पेपर रहता है उस तरीका से।
उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्मली यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा संख्या क्या होगा। उस पेपर में क्या पूछा गया था, फॉर्मेट ऐसे ही था, केवल आपसे क्या बोला था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछा था। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको और करना पड़ता। यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है कि छोटी भिन्न संख्या कौन सी होगी। उस पेपर में पूछा गया था बड़ी संख्या छोटी संख्या का बताओ अंतर क्या होगा। तो बताओ, आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, वही थोड़ा सा चीज़ों को बस घुमा दिया जाता है। बात समझ रहे हो। तो वैसे आपके साथ भी आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। मत सोचना कि ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिल सकता है। बोल सकता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या को प्रोडक्ट करो, गुना करो, भाग करो, माइनस करो, कुछ भी पूछ सकता है, जैसा मन चाहे वैसा पूछ सकता है उसका पेपर में। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप जानते हो, जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, बच्चों की तरह एलसीएम निकालते हैं। तो देखो, एलसीएम निकालना सही तरीका है, बट कब, जब आप नए जब आप तैयारी कर रहे हो तब आप एलसीएम निकालते हो। एलसीएम निकालोगे नीचे का 5 नंबर से, फिर गुना करोगे, आप नंबर पता लगाओगे कि कौन छोटा संख्या। उतना टाइम नहीं है। आप प्रैक्टिस कर चुके हो। जब आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो डायरेक्ट से क्यों नहीं सॉल्व करते हो। 6/11, ये 11, 18, 22, 36, 6 सबका टेबल आप जानते हो तो आसानी से सॉल्व करो, जल्दी जल्दी ओरल सॉल्व करो। 6/11 यानी 0.5, 55, 11/55 और 5 0 यानी 0.54 हो जाएगा। 13/18 यानी 18 सतह 126 यानी 0.7, तो ये ऐसे ही हो गया। 15/22 तो 22 गुना 7 कितना होता है, 154, यानी ये तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। ये भी 19/36, अब 19/36 मतलब 190/36, तो 36 5 180, 180 मतलब यहाँ से आपका 10 बच गया 3, यानी 36 3 हो जाएगा। 36 से 108 होता है। बात समझ रहे हो। तो ये तो 3 पे ही रह जाएगा। 5/6 तो ये 0.8 होता है। बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 0.53, यानी आंसर हो जाएगा 19/36। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, ऐसे करोगे ओरल तो थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी बनेगा, आपका दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ। जहाँ जरूरत पड़ता है पेन चलाना, बट थोड़ा दिमाग में अगर जोर लगाओगे तो चीज़ें आपके लिए ही आसान बनेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का। निम्न बार ग्राफ कंपनी XYZ द्वारा पिछले 10 वर्षों में विक्रय किए गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी निहित है। तो ये देखो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखो दिख रहा है, आपको पिछला 10 साल का बिक्री को दर्शाया गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, किन वर्षों के दौरान बिक्री लगातार बढ़ती रही है। तो कौन सा वर्ष में आपका लगातार बढ़ती रही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन देखो, 2008 से 10, तो 2008 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, तो ये तो बिक्री घट रहा है, यानी ये आंसर कभी नहीं होगा। 2007 से 9, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 9, तो पहले बढ़ा फिर घट गया, यानी ये भी नहीं होगा क्योंकि बोला लगातार बढ़ना चाहिए। 2004 से 8, तो देखो 4 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो ये देखो ये बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये पूरा बढ़ता गया है लगातार, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछे गए थे 2018 में, मगर आप ऐसे मत सोचना है कि ऐसे ही पेपर में दोबारा से बनेंगे। एसएससी का इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखो क्वेश्चन उसमें कैसे किस किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगी। चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था जो कि 98 नंबर क्वेश्चन था, जो कि आपका गलत था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया था, कुछ गलत था क्वेश्चन में, तो मैंने ले लिया फिर भी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में बन चुके हैं। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस टाइप वाला क्वेश्चन है, A³ + B³। आप जानते हो क्या होता है A³ + B³, A + B होता है, A² - AB + B² होता है। बस यही चीज़ आपको नीचे में आपको लेके आ गया, A² - AB + B²। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि नीचे में क्या माइनस प्लस, तो मतलब A + B, यानी इसका आंसर की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा 0.22 और 0.11, यानी आंसर हो जाता है मेरा 0.33, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। मगर आपको पता है पेपर में गलती या तो क्वेश्चन में होता है या तो ऑप्शन में होता है, तो इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती दे दिया गया था क्योंकि यहाँ पर 464 दिया हुआ है और हमको पता है 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 होता है। तो बस इसका आंसर यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, वरना अगर ये चीज़ सही होता तो आंसर आपका 0.33 होता। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर नीचे प्लस रहे तो माइनस कर देते हैं हम लोग केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर ए का मान बता रहा है, तो बताओ जल्दी से सॉल्व करके। देखो प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, करना क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम बनाइए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, कैलकुलेशन को कम बनाना है। तो A² तो यहाँ तो समझ गए आप, A² हो गया। अब देखो यहाँ से A² अगर मेरा यहाँ हो जा रहा है तो आपको पता है, ये देखो 512 को अगर मैं बाहर निकालता हूँ रूट से तो क्या हो जाएगा 8 का क्यूब है, यानी ये आपका 8√8 हो जाएगा, इंटू 162। 2 अगर मैं बाहर निकालता हूँ, 2 अगर मैं बाहर निकालूंगा क्योंकि 2 × 81 क्या होता है
162। 81 तो बाहर निकल जाएगा 9 बन के, यानी 9√2 हो जाएगा। समझ गए बात को? यानी क्या आ गया, 9×8 = 72 और √8 × √2 यानी क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा, क्योंकि रूट में मल्टीप्लाई होता है। अब ये 4 बन के बाहर निकलेगा, यानी ये 4 हो गया और ये 72 हो गया। बात समझ गए? अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। 4 2 8 और 7 6 यानी 288 तो हो गया, बट ए स्क्वायर का वैल्यू 288 आया है मेरा। ए स्क्वायर का वैल्यू मेरा अगर 288 आ रहा, तो यहाँ पर मुझे ए का मान बताना है। तो ए का मान मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 144 × 2 लिख सकता हूँ। 144 आप जानते हो 144 किसका होता है, 12 का होता है ना। तो 12 का बाहर से अगर निकलेगा तो ये 12√2। मेरे ख्याल से इसका आंसर आपका होना चाहिए 12√2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 12√2 होगा, तो इसमें तो आंसर ही नहीं दिख रहा ऑप्शन में, तो ये वाला आपका गलत होगा शायद कहीं ना कहीं, ठीक है। समझ के, तो आंसर होगा 12√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपसे ये पूछा गया था। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका गलत करार कर दिया गया था, ठीक है, तो मैं फिर भी ले लिया हूँ। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन क्या था। एक समअष्टभुजाकार क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यानी कोई आपका एक ऑक्टागोन दे रखा था, जिसका आपको एरिया दे रखा था 2 हेक्टेयर, आपसे उसका भुजा पूछा था, यानी उसका साइड आपसे पूछा था। तो ऑक्टागोन का आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता होगा तभी बना पाओगे। तो ऑक्टागोन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + √2a²। तो बस यही आपको दे रखा 2 हेक्टेयर। तो यहाँ पर देखो हेक्टेयर और मीटर है, तो हेक्टेयर को मीटर में चेंज कर लेना। हालांकि यहाँ पर आपको पता है 1 हेक्टेयर क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 2 हेक्टेयर क्या हो जाएगा, 20,000 मीटर स्क्वायर। चूंकि अब आप बात करेंगे ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको ऑप्शन के साथ नहीं मैच खाएगा, ठीक है। बात बाकी तो अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करके ए का वैल्यू निकालते हैं, बात समझ के, 2 से काटते 10,000 बन जाता, फिर आपको ए का वैल्यू निकालना था। बात समझ रहे? तो हो सकता है कि वैल्यू कुछ अलग ऐसा रहता है जो कट के आपको आसानी से ये सब मिल जाता, मगर करना आपको इसी तरीका से बनता, ठीक है। तो बस, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी के साथ मेरा आज का ये पूरा सेट का मैं आपको क्वेश्चन दिखा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से जितना हो सके बस प्रैक्टिस करो, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी बनते जाएगी। जो चीज़ आप एग्जाम में 10 सेकंड में बना सकते हो, उसको और थोड़ा कम करो, ठीक है। प्रैक्टिस करके कर सकते हो, ठीक है। तो बस इसी तरीके से जितना हो सके प्रैक्टिस करो। चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।